नमस्कार दोस्तों, हम प्रस्तुत हैं आपके सामने हिंदी का एक और सेशन लेकर। और ये सेशन जो है ये आपका एलाइड और आपका नायब तहसीलदार मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका ये आज अभ्यास सत्र का पहला वीडियो है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और अपने एंड पर भी अभ्यास अवश्य करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो HP एलाइड का और ये नायब तहसीलदार वगैरह के जो पेपर होते हैं ये आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। आपको इतने बड़े बड़े जो निबंध हैं वो लिखने हैं, ठीक है ना, व्याख्याएं जो हैं वो लिखनी हैं, ट्रांसलेट करके जो है लिखना है, हर चीज़ आपको लिखनी है। तो ये इतना सब जो आपको जब हिंदी भाषा लिखनी होती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि भाई ये चीज़ तो जल्दी जल्दी में हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ जल्दी जल्दी में होने वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा अभ्यास की इसको आवश्यकता होती है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मतलब कि सेशन बोरिंग हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ होती है कि जो MCQs वगैरह होते हैं उसमें तो आप बस क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर आपको पता चल रहा है, तो वो चीज़ चलती रहती है। यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं पहले ही आपको बता दूँ, हम एक कविता और एक गद्यांश जो है वो लेकर आए हैं, जिसकी हम व्याख्या जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि सबसे पहले आप गद्यांश या पद्यांश जो भी देखेंगे उसे पहले स्वयं से समझने का प्रयास कीजिए, उसके अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए कि जो हमने व्याख्या की है आप उसके कितने पास हैं, या अगर आपका कोई और विचार है, ठीक है ना, तो उसे आप और कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें लगता है कि चलिए हम इसका मतलब समझ में आ गया, बाकी हम लिख लेंगे, लेकिन ये जो होता है ना बाकी हम लिख लेंगे, वो चीज़ आपको फंसा देती है। जो आप सोच रहे हैं वो कागज़ पर आते आते ना वो क्या की क्या हो जाती है। अभी आप देखिएगा कि अभी जब मैं भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, तो जब मैं इसकी व्याख्या अभी लिख रही थी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, तो बीच में मतलब आपको समझाते समझाते मुझे भी ये महसूस होता है कि हाँ, इसमें तो हम ये वाले और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते थे, इसमें तो हम ये वाले और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते थे, ठीक है ना, अभी तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन और अच्छी हम बेहतर बना सकते थे। तो यही चीज़ होती है कि जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा या ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं कह सकते कि परफेक्ट है, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती ही रहती है, सुधार की आशा रहती ही रहती है, ठीक है ना, बहुत ही आशावान चीज़ है ये ज्ञान। तो इसलिए आज हम व्याख्या ही करेंगे, बस बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूँगी मैं ये वाला। तो ये गद्यांश की व्याख्या सबसे पहले हम करते हैं। देखिए आप सभी के सामने एक गद्यांश है, इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद रखिए ये HP एलाइड या नायब तहसीलदार वाला पेपर है। इसमें आप जो व्याख्या है आपको प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि निर्देश ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे आपको दिया होता है आपको प्रसंग लिखना है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, या फिर कविता की कर रहे हैं तो उसमें पूरा भाव पल्लवन होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। तो आपको शब्दार्थ लिखने हैं, मतलब शब्दार्थ एक चॉइस है, लेकिन प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ ये तीन चीज़ें तो आपको लिखनी ही लिखनी होती हैं। यू कांट अवॉइड दैट एट एनी कॉस्ट। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ पहले गद्यांश। हर व्यक्ति में एक समूचा ब्रह्मांड वैसे ही बसा है जैसे छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा है। चलिए फिलॉसफी टाइप है। आदमी इस ब्रह्मांड की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस बात से विज्ञान भी सहमत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि विश्व के प्रत्येक जीव की क्रिया और उसका स्वभाव अलग अलग होता है। किन्हीं भी दो में एक रूपता नहीं होती, दो कभी भी एक जैसे नहीं होते। विभिन्न प्राणियों का समावेश ही संसार है। इसी प्रकार से करोड़ों कोशिकाओं से इन शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिकाएं क्या होती हैं? आपके सेल्स, जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे आपकी जो ये नसें होती हैं, ठीक है ना, नर्व्स वगैरह, वो भी। प्रत्येक का स्वभाव तथा कर्म भिन्न है, फिर भी यह मानव शरीर बाहर से एक दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं ना कि शरीर तो एक है लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा, मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा कि तेरे को पता भी है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी, कितना सामान फिट है, कितनी हड्डियाँ फिट हैं। तो वही चीज़ कि प्रत्येक कोशिका जीवित है, कुछ सुप्त अवस्था में है तो कुछ जागृत भी। जैसे ही कुछ कोशिकाएं मरती हैं उनका स्थान दूसरी कोशिकाएं स्वतः ले लेती हैं। जैसे कहते हैं ना बॉडी सेल्स जो हैं वो हर वक्त आपके ये ख़त्म होते रहते हैं और नए सेल्स अपने आप बनते रहते हैं। सभी अपने अपने काम में सतत लगी हुई हैं, वे कभी विश्राम नहीं करती हैं। यदि इनमें से एक भी कोशिका काम करना बंद कर दे तो इस शरीर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। आप सोचिए आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या कहते हैं, ख़त्म तो हो रहे हैं लेकिन बनना बंद कर दें, फिर तो बॉडी फिर हो गई, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी। तो यही चीज़ है कि देखिए कितना अच्छा एक जो है गद्यांश दिया हुआ है, लेकिन अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि इसमें वो सब कुछ आ जाए
कि ब्रह्मांड भी आ जाए, रचनात्मक क्रियात्मक भी आ जाए, ठीक है ना, और इस सबका जो स्वभाव वगैरह होता है वो भिन्न होता है, वो भी आ जाए, बीज वाला जो टॉपिक है वो भी आ जाए। मतलब सब कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है व्याख्या में। अब वो कैसे करनी है उसका एक छोटा सा रूप हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम ये वाला सेशन लेके आए हैं थियोरेटिकल, कि जो व्याख्या है हम आपको केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ये जो व्याख्या है ये आप 100 और तरीके से भी लिख सकते हैं और हमसे तो कई बेहतर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि एक मतलब कि छोटा सा सैंपल के रूप में हम आपको एक अपनी व्याख्या ज़रूर बना कर दें। तो देखिए, सबसे पहले तो व्याख्या में आपके सामने शब्दार्थ, समूचा, पूरा, इकाई, एक भाग छोटा सा, रचनात्मक किसी निर्माण में लगी हुई, मतलब क्रियात्मक किसी काम में लगी हुई, ठीक है ना, जो कार्यरत है, समावेश मतलब साथ रहने का भाव, साथ जोड़ के, जैसे कोशिकाएं, नसें, या ये आप सेल्स कह सकते हैं, सॉरी इसे, सुप्त मतलब सोई हुई, जागृत मतलब जगी हुई, स्वतः मतलब खुद से ही, और सतत मतलब लगातार। तो ये कुछ कुछ शब्दार्थ। और फिर मैं कह रही हूँ ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपको शब्दार्थ आते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन नहीं आते तो ओखली में अपना सर नहीं देना है, नहीं आते तो कोई इंटेलिजेंस नहीं झाड़नी है तो मत लिख कर आइए। अच्छा, प्रसंग क्या है? प्रसंग आपको 2 या 3 पंक्तियों में बस पूरा एक जिस लिखना होता है, इंट्रो देना होता है कि दी गई पंक्तियों में लेखक, अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो लेखक या लेखिका आएगा, लेकिन अगर आप कविता की व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पे कवि आएगा, ठीक है ना, वहाँ पे लेखक नहीं आएगा। तो इसलिए गद्यांश में लेखक, कविता में कवि, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दी गई पंक्तियों में लेखक ने अत्यंत सरल माध्यम से मनुष्य को उसके शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के महत्व से परिचित कराने का एक उत्कृष्ट प्रयास किया है। कि मतलब मनुष्य का समझाने का प्रयास किया कि उसके बॉडी का जो छोटा सा सेल भी होता है वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके ज़रिए भी वे चाहते हैं कि मनुष्य अपने तन मन की देखभाल करे और एवं सॉरी ये दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, जीवन को संपूर्ण रूप से जीने का प्रयास करें। अच्छा, अब ये संपूर्ण रूप से जीने का प्रयास करें ये क्यों है, अब वो आपको व्याख्या से पता चलेगा। क्योंकि क्या है कि अगर एक जो मनुष्य है, ठीक है ना, वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभाएगा प्रकृति में, तो ये जो प्रकृति का जो चक्र चलता आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आई गेस बहुत हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी होंगी कि अगर टाइम में थोड़ा सा पीछे चले गए, एक ने भी थोड़ी टाइम मशीन इधर उधर की तो पूरे उस पर प्रभाव आया यूनिवर्स पे। तो ये भी वही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि छोटी से छोटी चीज़ का क्या महत्व है वही बताया हुआ है, कि जैसे एक छोटे से बीज में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बीज के समान है जिसके अंदर अनंत मतलब कौशल भरा पड़ा है, विचार भरे पड़े हैं। उन विचारों को जब तक वो बाहर प्रकृति में नहीं लाएगा तो फिर वो तो मतलब वेस्ट हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अब शुरू होती है इसकी व्याख्या कि जिस प्रकार मनुष्य को मिला ये जीवन बहुमूल्य है, उसी प्रकार उसे मिला ये तन भी बहुमूल्य है। मनुष्य इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो जो था रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह सत्य है कि मनुष्य और उस जैसे कई जीवों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, परंतु मनुष्य स्वयं में भी एक ब्रह्मांड से कम नहीं है। ये देखिए वो पॉइंट कवर हो गया। उसके शरीर के भीतर ही हजारों कोशिकाओं का वास है जो बिना रुके हर क्षण अपना निहित कार्य कर रही हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक कोशिका कार्य करते हुए रुक जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि भाई इतनी सारी हजारों कोशिकाएं हैं, अगर एक ने काम करना बंद कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। अगर एक भी कोशिका ने काम करना बंद कर दिया तो वारे के मतलब न्यारे हो जाएंगे। यदि एक भी कोशिका अपना कार्य एक क्षण के लिए भी रोक दे तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पर दिखता है। अरे आपने देखा नहीं, वो क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त ज़रा सी बॉल आपके यहाँ पर लग जाए, ज़रा सा सेल डैमेज हो जाए या कोई नर्व डैमेज हो जाए, उसी वक्त आप 1 सेकंड के अंदर अंदर आप मर भी सकते हैं। तो वही चीज़ कि एक क्षण के लिए भी अपना कार्य रोक दे तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पर दिखता है। मात्र उस एक कोशिका के निष्क्रिय होने से मनुष्य पल भर में मर भी सकता है। ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ब्रह्मांड की एक कोशिका के ही समान है। ब्रह्मांड के कार्य को सही रूप से चलाने में किसी ना किसी तरह अपना योगदान देता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को स्वयं को, ठीक है ना, अर्थहीन नहीं समझना चाहिए। उसका हर कार्य केवल उसे ही नहीं अपितु, सॉरी ये अपितु नहीं आएगा, अपितु आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। अपितु उसके परिवेश,
परिवेश मतलब होता है एनवायरनमेंट, और उसके माध्यम से अन्य बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ कि बाई चांस जैसे फूड चेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, विज्ञान में, साइंस में, कि अगर मनुष्य ना होता, ठीक है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर जानवर है उसकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती कि जैसे मनुष्य जो है वो बकरे को या मुर्गियों को खाता है, ठीक है ना, तो मुर्गे या बकरियां जिसको खाते हैं फिर उसकी तादाद जो है वो बहुत कम रह जाती, क्योंकि मनुष्य बकरियों या उसको ना खा पाता। मतलब ये चीज़ मैं कह रही हूँ। या फिर मनुष्य जैसे जो शाकाहारी होता है, मतलब मोस्टली, ठीक है ना, मैंने मांसाहारी का ही उदाहरण दे दिया पहले, कि अगर वो फल सब्जियां ना खाता तो फल सब्जियां इतनी ज़्यादा जाती, इतनी ज़्यादा जाती कि वो फिर सड़ना प्रारंभ कर देती और फिर वो अर्थहीन रह जाती। तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए उसका जो हर कार्य होता है वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे को प्रभावित करता है। छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष समाया होता है। एक साधारण मनुष्य में भी असंख्य विचारों और क्रियाओं का सागर छिपा रहता है। यदि मनुष्य इन्हें समक्ष नहीं लाएगा, सॉरी यहाँ पे ख नहीं आएगा, क्ष आएगा, ये क्ष, समक्ष नहीं लाएगा तो इतना बहुमूल्य उपहार व्यर्थ चला जाएगा। हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है और इसीलिए सभी का अपना एक विशेष योगदान होता है जो वह समाज, राष्ट्र और प्रकृति के लिए देने में सक्षम होता है। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, कॉमेडियन का अपना महत्व है, हीरो का अपना महत्व है, विलन का अपना महत्व है, ठीक है ना। अगर विलन नहीं होगा तो फिर मज़ा क्या। उसी प्रकार कॉमेडियन नहीं होगा तो मूवी जो है वो बोरिंग सी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा होता है। तो हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है। स्वयं के कौशल और कर्तव्यों की अनुभूति होना और उसे वास्तविक रूप प्रदान करना ही सफल मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होता है। अब भावार्थ क्या है, व्याख्या हमने इतनी ही की। ये आपको नंबर देखना है कि 5 मार्क्स की आई है या 10 मार्क्स की, उस हिसाब से आपको छोटी या बड़ी लिखनी है व्याख्या, या फिर खैर जितनी आपको आता है उतना ही लिखिए। ये नहीं कि उसे लंबा करने के चक्कर में आप फालतू की बातें लिख दें, उससे मार्क्स कट भी सकते हैं। भावार्थ क्या है कि जिस प्रकार एक बीज गहरे अंधकार में छिपे रहकर भी निरंतर संघर्ष करता रहता है और संघर्ष करते हुए एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है और प्रकृति के कार्य में अपना योगदान देता है, उसी प्रकार हर मनुष्य अपने कर्म और कौशल में भिन्न होता है और उसे भी निरंतर कार्य करते हुए अपने भीतर छिपे असंख्य विचारों और कार्यों को बाहर लाकर समाज और संसार में ना सदैव अपना कर्म करते रहना होगा और जीवन में परम कर्तव्य को निभाते रहना होगा। अन्यथा ना केवल उसका स्वयं का जीवन पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा, अपितु इससे प्रकृति के कार्य संचालन में भी रुकावट होगी। भावार्थ केवल इतना सा है कि जैसे एक जो छोटा सा बीज है वो भी निरंतर कार्य करता रहता है, अंधकार में छिपा रहता है, तब भी उसके अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, तब जाके तो पौधा बनता है और उससे पेड़ बनता है। इसलिए मनुष्य को भी सुख हो दुख हो कैसी भी परिस्थिति हो उसे हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है ना, नहीं तो वो मृतदेही है और कुछ नहीं है। चलिए, ये तो थी आपकी एक गद्यांश की व्याख्या। और फिर मैं कह रही हूँ इससे भी बेहतर व्याख्याएं, हजारों व्याख्याएं हो सकती हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था कि आप ऐसे इस प्रकार से मतलब व्याख्या करेंगे। अब आती है पद्यांश की व्याख्या, और इसके लिए हम फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। तो जैसे है प्रकृति की, अब जैसे ऊपर लिखा निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये जो एलाइड के, नायब तहसीलदार के जो होते हैं, इसमें आपको प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ ये सब लिखना होता है। तो प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजेय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरूपाए, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। ये आपकी छोटी सी कविता है, और हो सकता है पेपर में आपको थोड़ी लंबी कविता भी आए, लेकिन जितनी छोटी होगी उतनी कठिन होगी, क्योंकि छोटी में अर्थ ग्रहण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। ट्राई कीजिए। जैसे सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, जो ज़मीन से लेकर आसमान तक सबको डराए हुए, कौन है वो। और चीरता परमाणु की सत्ता असीम, परमाणु की सत्ता भी, जो परमाणु बम वगैरह होते हैं उसकी सत्ता को भी मतलब कि भेद दिया है, ठीक है ना। यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ, मतलब साइंस की नॉलेज भी व्यर्थ है अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अब ये किसके लिए कहा गया है, ये बेसिकली मनुष्य के लिए कहा गया है। जो मनुष्य है
उसने मतलब कि सब कुछ उजाड़ दिया, परमाणु बम बना लिया, भाई हमने तो स्पेस भी जीत लिया, हमें तो पूरा ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। लेकिन क्या आपका लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली आप जा कहाँ रहे हैं? आप क्या कहते हैं कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि आप दूसरे ग्रहों पर जा जा के जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरे ग्रहों पे जाने से पहले आप ये तो देखिए आपने अपने ग्रह का क्या किया। आप ये देखिए जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं और जंगल को कितना साफ करके रखते हैं। और यही यदि हम मनुष्य, हमें केवल 3 दिन, अरे 3 दिन छोड़िए, मैं कहती हूँ 5 घंटे के लिए भी जंगल में एक ट्रिप पे छोड़ दीजिए, क्या करते हैं हम? खाते पीते हैं, सब कुछ वहीं पे छोड़ कर आ जाते हैं, पूरी गंदगी फैला जाते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य है क्या? हमारा लक्ष्य केवल एक कुछ समय के लिए केवल खुशी पाना है? नहीं, हमें पता होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम ये परमाणु बम बना रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य दूसरे को तबाह करना है या अपनी आत्मरक्षा करना है? तो अगर हमें लक्ष्य ही नहीं पता, अब जैसे कुछ देश जो हैं वो बम बनाते रहते हैं, परीक्षण यूं ही करते रहते हैं बेफालतू में, उससे क्या होता है? उससे ज़मीन जो होती है वो मतलब कमज़ोर होती है, क्योंकि आप जैसे समुद्र के नीचे या ज़मीन में परमाणु परीक्षण करते हैं, उससे धरती की जो सतह है कठोर, वो पिघलती जाती है, वो कमज़ोर होती जाती है, तभी तो भूकंप आते हैं। तो इसीलिए आपको मतलब विज्ञान का तो इतना ज्ञान ले लिया, पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, लेकिन ये नहीं पता कि आप खुद को, अपने आने वाली जनरेशन को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए तब ये सब व्यर्थ है। तो आपका लक्ष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, सही ज्ञान आपको होना चाहिए और ज्ञान का सही उपयोग करना आना चाहिए। ये सब कुछ इसमें बेसिकली बताया हुआ है। तो इसका छोटा सा देख लेते हैं। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्रसंग और भावार्थ मतलब किस तरह लिखना है, व्याख्या तो आप फिर बीच में कैसे भी करते रहिए। और खैर इसका आप थोड़ा खुद से अभ्यास भी कीजिए, ठीक है ना? आप क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक और भी यहाँ पे आपको चीज़ बताऊँ, महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपको मतलब जैसे मैंने भी बताया, मतलब तो समझ में आ गया आपको, लेकिन अब किस प्रकार के प्रभावी शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है ना, कि सामने वाले को पढ़कर लगे कि आप जिस लेवल का पेपर दे रहे हैं आपने उस लेवल से लिखा भी है या नहीं, ठीक है ना? अब मैंने तो बहुत ही, जैसे हम बोल रहे हैं तो बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब लिखना है आप रफ लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, आपको एक बहुत ही मानक भाषा का प्रयोग करना होगा। तो उस चीज़ का तो अभ्यास करना ही है। तो अब देखिए प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। इस कृति में ऐसे महायुद्ध के सभी कारण और उनके निवारण पर गहन चिंतन प्रकट किया गया है। कवि के अनुसार मनुष्य के बुद्धि और विज्ञान के बल पर अब ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तो तब लिखा गया है कि बाई चांस यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब लिटरेचर का कुछ ऐसे पेपर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने मतलब ये सब भी पढ़ा हुआ है, लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ी हुई है। अगर आपने सिर्फ इतनी कविता दी गई है, आपको पहली 3 पंक्तियाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कवि कौन है, ठीक है ना, किसने लिखी है, कहाँ से ली गई है, कविता का नाम क्या है, कोई नहीं पूछ रहा। सारे आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं जो कविता दी गई है उसका अर्थ बता दीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए बस। तो ये कवि के अनुसार मनुष्य ने, के नहीं, मनुष्य ने बुद्धि और विज्ञान के बल पर इतनी उन्नति कर ली है कि प्रकृति के हर रहस्य को खोलकर रख दिया है, ठीक है ना। परंतु जीवन की विडंबना है कि इसके बाद भी मनुष्य को मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाई। यहाँ मनुष्य की उद्देश्यहीनता और लालसा को प्रकट किया गया है। कि क्या है ना कि मनुष्य मतलब हर बार ये कहता है कि बस अब जैसे कि ये बना लिया, अब इससे आगे ये बनाते हैं, ये बना लिया, अब हमें अमर होना है, ठीक है ना। तो यही सब चलता रहता है, मतलब इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, बस यही, उसे संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। जबकि आपको जो जीवन मिला है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पीछे रुक जाना चाहिए, कहीं पे बढ़ते रहना चाहिए आगे, लेकिन जो वर्तमान है उसमें भी तो कुछ पल तो संतुष्टि के निकालिए। अगर आप कभी खुश होंगे ही नहीं, संतुष्ट होंगे ही नहीं, तो फिर इतना कमाने का, इतना अचीव करने का फ़ायदा ही क्या। तो बेसिकली यहाँ से आपका प्रसंग जो है वो प्रारंभ है कि कवि के अनुसार मनुष्य ने बुद्धि और विज्ञान के बल पर इतनी उन्नति कर ली है कि प्रकृति के हर रहस्य को खोल कर रख दिया है, परंतु जीवन की विडंबना है कि इसके बाद भी मनुष्य को मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाई है। यहाँ मनुष्य की उद्देश्यहीनता और लालसा को प्रकट किया गया है कि उसका उद्देश्य क्या है उसे पता ही नहीं है। अगर उसे उद्देश्य पता होगा तो एटलीस्ट वो खुश होगा। अब जैसे मनुष्य को पता है कि उसका उद्देश्य है कि उसे आईएएस का पेपर क्लियर करना है, अब अगर उसे पता है कि आईएएस का पेपर क्लियर करना है ना, तो वो फिर इधर उधर की चीज़ें नहीं, अब बस वही चीज़ वो पढ़ेगा जो टारगेट स्पेसिफिक है। तो फिर जैसे जैसे वो डेली पढ़ता रहेगा उसे संतुष्टि मिलती रहेगी कि हाँ चलो आज मैंने इतना पढ़ा, कल मैं इससे 1 घंटा और पढ़ूंगा, कल मैं इससे 15 मिनट और पढ़ूंगा।
तो इसलिए लक्ष्य एक आपका स्पष्ट होना चाहिए। फिर इसकी आप एक्सप्लेनेशन कितनी बड़ी लिखते रहिए, भावार्थ में से ही, जैसे आधी तो व्याख्या में ही आप ले जाइए, भावार्थ देखिए कैसे है कि यद्यपि मनुष्य ने नए वैज्ञानिक उपलब्धियों के अंबार लगा दिए हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपनी बुद्धि से अपने नियंत्रण में ले लिया है, परंतु यह केवल मनुष्य का भ्रम है कि वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन गया है। प्रकृति अब भी मनुष्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली है और इसका जीवंत उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना है। आई गेस सारे मैसेजेस पढ़े हैं आपने, कॉमेडी वाले भी, जहाँ एक छोटे से कीटाणु का मनुष्य समाधान खोज नहीं पा रहा। देखिए बीच में वैक्सीन भी आई थी, लेकिन फिर कोरोना का अटैक आ गया है और मनुष्य की समस्त शक्तियाँ मिलकर भी उसे उसके पतन को रोक नहीं पा रही। और अब तक असंख्य लोग इस महामारी की चपेट में आकर मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मनुष्य को समय रहते समझ लेना होगा कि उसकी वास्तविक जीत स्वयं के मन को प्रसन्नता, स्वस्थ जीवन और खुशहाल वातावरण देकर ही हो पाएगी। इसलिए उसे मानवता के गुणों को अपनाकर प्रकृति और उसके सभी तत्वों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसे अपने अधीन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये कोरोना भी कहाँ से आया बेसिकली, जैसे कहते हैं ना कि ये तो कुदरत का न्याय था कि हमने क्या किया, जानवरों को पिंजरे में डाल दिया, तो कोरोना ने हम सबको पिंजरे में डाल दिया। हमने जानवरों को मतलब कि जानवरों का भक्षण किया, ठीक है ना, तो जानवरों के भक्षण से ही वो बीमारी फैल गई। तो वही है कि हर चीज़ हमें कोई ना कोई संदेश देती है, हर चीज़, जैसे अभी पीछे गद्यांश में हम पढ़ रहे थे, हर चीज़ अपना रोल प्ले करती है। तो इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका, जैसे कहते हैं ना, आपका जो काम है उसका एक और इफेक्ट होगा, फिर उसका एक और इफेक्ट होगा, फिर उसका एक और इफेक्ट होगा। तो ये जो क्रम है वो चलता रहता है, ये क्रम कभी नहीं रुकता। तो आपको कर्म करते ही रहना होगा। तो ये सब जो चीज़ें, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ देने का एक और महत्वपूर्ण वो था, जो मेरा मोटिव था, कि जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है व्याख्या करते समय कोरोना का, और उससे एग्जामिनर को लगेगा कि आप कितने अच्छे से रियल लाइफ को दी गई चीज़ से जोड़ पा रहे हैं। तो बाई चांस अगर आपको लगता है कि आप व्याख्या करते समय उसे वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ पा रहे हैं ना, ज़रूर कीजिए। उससे लगेगा कि मतलब कि ये बच्चा रट्टा नहीं मार के है, इसने ओरिजिनल मतलब इसके ओरिजिनल थॉट्स हैं और इसने वास्तविक जीवन को अपने ज्ञान के साथ जोड़कर, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रस्तुत किया, ये चीज़ जो है वो स्पष्ट होती है। ऐसा नहीं लगता कि आप किताबी कीड़ा है, मतलब कि बस कुछ कुछ कीवर्ड्स आपने उठा लिए। और एक और चीज़, सिर्फ कठिन शब्द लिख देने से आपकी जो व्याख्या है वो प्रभावी नहीं बनती। आपकी व्याख्या प्रभावी तब बनती है कि चाहे आप सरल शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन उससे एटलीस्ट अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए, जो आपने लिखा है वो सामने वाले को समझ तो आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने एक गद्यांश की व्याख्या की, एक पद्यांश की व्याख्या की। आगे भी जो हमारे ये सेशन अब रेगुलर चलते रहेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे अच्छे गद्यांश और पद्यांश लेकर आएँ, उनकी व्याख्या दिन ब दिन आपके साथ जो है वो मतलब अच्छे से जो है डिस्कस करें, जिससे आपका भी यहाँ पर अभ्यास होता रहे। चलिए, यहाँ पर हमने विशेष भी दिए। क्या होता है ना कि जो शब्दार्थ और विशेष है ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें, आपको पता है तो ज़रूर लिखिए, नंबर में आसानी होगी ज़्यादा मिलने में। तो जैसे इस कविता की जो व्याख्या थी, मतलब भाषा थी, वो कहने के लिए सरल थी कि मतलब जैसे आप समझ रहे थे, तरल थी। तरल मतलब कि थोड़ा सा दिल को पिघलाने वाली, और भावानुकूल कि मतलब कि आपने मतलब सिंधु से लेकर अंबर तक पूरा अपना मतलब कि स्वामित्व खड़ा कर लिया, लेकिन लक्ष्य क्या है वो नहीं समझ पाए अभी तक। इमोशनल भी है, लेकिन शैली व्यंग्यात्मक भी है और विचारात्मक भी है। विचारात्मक जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, और व्यंग्यात्मक मनुष्य पे कटाक्ष कसा गया है, मनुष्य की हंसी उड़ाई गई है कि कहाँ तुम आसमान तक पहुँचे हो, एक छोटे से कीटाणु ने आकर सब कुछ तुम्हारा मतलब कि तुम्हें पछाड़ दिया, तुम्हें कमरों में बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, समाधान नहीं खोज पा रहे हो एक छोटे से बीमारी का। तो इसलिए ये व्यंग्यात्मक है शैली। मनुष्य जीवन की विडंबना को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है। पंक्तियाँ तत्सम शब्दावली से सुसज्जित हैं। तत्सम शब्दावली मतलब संस्कृत के कितने सारे शब्द हैं ना, ठीक है ना। और यह कृति ओज गुण से ओतप्रोत है। ओज गुण है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब एग्रेसिवनेस दिखाई गई है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश की गई है कि देखिए आपको थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास करना होगा। अब इस पानी सर से के ऊपर जाने से पहले संभल जाइए, ठीक है ना। क्वालिटेटिव लाइफ बिताइए, ठीक है ना। गुणात्मक जीवन आपका होना चाहिए, मतलब गुणों से भरा जीवन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, वही आपकी वास्तविक संपत्ति है,
ठीक है ना। संपत्ति कमाइए, जीने के लिए चाहिए होता है पैसा, ठीक है ना। पैसे से मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। तो वो वही चीज़ है, पैसा कमाइए, लेकिन उसके पीछे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मन की शांति, मस्तिष्क की शांति, उसे मत खोइए। तो ये विशेष में आप ये सब लिख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सब आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देखिए, हम भी थोड़ा सा अभी बीमारी से ही उठ के आए हैं, वो आपको शायद चेहरे से थोड़ा सा प्रतीत हो रहा होगा। तो इसलिए आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तभी आप परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे और परीक्षा अच्छे से दे भी पाएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।